हेलो एवरीवन। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर पार्ट है वो है क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म हम किस तरीके से पढ़ने वाले, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आपको प्लेलिस्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आप देख लेंगे। जो भी जैसे जैसे सीरीज़ आएगी मैं हर सीरीज़ में उस वीडियो को ज़रूर रखूँगा, सो दैट आप पहले एक बार आइडिया लग जाए आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली में कैसे पढ़ना है और हम उसको एनसीईआरटी से कैसे लिंक करने वाले। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज शुरुआत है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 की। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर लगेगा, 2 या 3 लेक्चर मान लो लगेगा। 3 लेक्चर के बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे SN1 SN2, ये सारी रिएक्शन जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड वाला पार्ट होगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, जो आगे आने वाली चीज़ है उसको अगर आपको समझना है, एक्चुअल में सीखना है, तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर आनी चाहिए। अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देखा आपने उनके वीडियोस, तो पहले GOC कंप्लीट करो, देन उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में आना। चाहे आप 11th के हो, चाहे आप 12th के हो, चाहे ड्रॉपर के हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म सीखनी है तो आपको GOC आपको आनी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो प्लीज़ पहले GOC पढ़िए, उसके बाद इसके रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो पे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। फर्स्ट में टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में देखेंगे, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, और थोड़ा सा हम एसिड बेस रिएक्शन के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले तो आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो, अगर जब मैं GOC पढ़ा रहा था, GOC में अपन ने भी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी, बॉन्ड के फिजन से। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, छोटा सा भी पार्ट है, तो जल्दी से पहले थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लेना। अब जो मेन हेडिंग हमारी होने वाली वो हो जाएगी टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। अच्छा, बॉन्ड फिजन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। तो अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने सीखा होगा कि बॉन्ड को 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है। एक होता है क्लीवेज कैसा, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन, और दूसरा कैसा होता है बेटा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिटिक फिजन जिसको बोलते हैं। तो पहला होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक में डिफरेंस क्या होता है। सपोज A और B एक एटम है जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, इक्वल नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन A करा होगा और एक इलेक्ट्रॉन B करा होगा, उन दोनों ने शेयर किया। अगर मुझे होमोलिटिक क्लीव करना है, मतलब बॉन्ड को तोड़ना है बाय होमोलिटिक, तो उसमें क्या होता है बेटा, A अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और B अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो ऐसे क्लीवेज से जहाँ पे इक्वल डिवाइडेशन होता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ऐसे क्लीवेज को बोला जाता है होमोलिटिक या होमोलिसिस भी बोला जाता है। दूसरा आता है हेट्रोलिटिक, जहाँ पे जो बॉन्ड टूटता है वो अनइक्वली डिवाइड टूटता है। सपोज ये A है, ये B है, तो B दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो A पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो ऐसे क्लीवेज, ऐसे बॉन्ड को तोड़ने के प्रोसेस को कहा जाता है हेट्रोलिटिक फिजन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड फिजन 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे होमोलिसिस के बारे में। होमोलिसिस डिटेल में मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी बताया था वहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसमें, A और B है बेटा। कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी, वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि कब होमोलिटिक होगा, कब हेट्रोलिटिक होगा। A और B कोई हमारा एटम है या मॉलिक्यूल है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो क्या बनेगा, A पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और B पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और इसी स्पीसीज को हमने क्या कहा था, फ्री रेडिकल बोला था। क्या, फ्री रेडिकल, याद होगा आपको, इसको हमने क्या बोला था, फ्री रेडिकल। तो आज हम कहानी देखेंगे फ्री रेडिकल की क्या होती है, कब कौन कौन से कंडीशन पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, कौन से कंडीशन पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। तो हेडिंग इसी में डाल लेना, कंडीशंस ऑफ होमोलिसिस। आपको क्या डालना है, कंडीशन ऑफ होमोलिसिस, कंडीशंस ऑफ होमोलिसिस। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, कंडीशन ऑफ होमोलिसिस में जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, अगर हम क्लोरीन बॉन्ड लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये
Cl तो जनरली अगर मैं बात करूं कि जनरली अगर जो हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पाथ कौन से जाती, जो हमारे नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, वो टूटते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पोलर बॉन्ड को हम रेडिकल के थ्रू नहीं तोड़ सकते। तो हमारे ये क्लोरीन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, तो एक कैसा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर। तो इसमें हमने क्या देखा, रेडिकल। ऐसा नहीं है कि पोलर मॉलिक्यूल जैसे CH3Cl एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसको अपन रेडिकल में नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, CH3 रेडिकल, Cl रेडिकल। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया जनरली क्या होता है, नॉन पोलर जो होते हैं वो फ्री रेडिकल में इजीली टूट जाते हैं। तो कंडीशन में पहला कंडीशन आप लिख लेंगे, पहला कंडीशन लिखेंगे नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड क्या लिखेंगे आप, लिख लो नॉन पोलर बॉन्ड और अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर, और अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर्स। दूसरी कंडीशन, अब यार ये जो रिएक्शन हो रही है, जो ब्रेक हो रहा है, रेडिकल बन रहा है, तो किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। तो याद रखिएगा जनरली क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स प्रेफर किए जाते हैं इसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो आगे चल के हम सीखेंगे वहाँ पे चांसेस होगा कि वहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज के चांसेस होते हैं, तो जनरली इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है। तीसरी कंडीशन, गैस फेज की जो रिएक्शंस होती हैं, गैस फेज में वो फ्री रेडिकल, उसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है, तो गैस फेज की जितनी भी रिएक्शन होती हैं। चौथी क्या कंडीशन, अगर इसमें मैं हाई टेम्परेचर रखता हूँ तो हमारा क्या बनेगा बेटा, रेडिकल बनेगा, तब हमारे क्या बनेंगे, रेडिकल बनने के चांसेस होंगे। पांचवा कंडीशन, हाई टेम्परेचर, या तो इसमें अपन कोई अलग से ही कोई एक इलेक्ट्रॉन डाल दे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। मतलब कंडीशन में क्या है कि इसमें मैंने कोई एक ऐसा एटम डाल दिया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे में क्या करेगा वो एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी क्या करेगा मेरे भाई, इसको भी क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीव करेगा, होमोलिटिक क्लीव करेगा। अभी आगे चल के और बात करेंगे। फ्री रेडिकल हो गया, और याद रखिएगा पेरोक्साइड जो होता है उसकी प्रेजेंस में भी क्या होता है मेरे भाई, फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल पाथ के थ्रू रिएक्शंस जाती हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई क्या, जल्दी से इतना कहानी लिख लो, और उसके बाद अब हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल। जल्दी से हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल। हेडिंग क्या डालना है मेरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल। उसमें से भी पहला पॉइंट आप ध्यान से सीखेंगे, मैं फ्री रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, और ध्यान से देखिएगा। ए और बी कोई सिस्टम है जिसमें मैंने क्या डाला, एच न्यू मतलब सनलाइट या एनर्जी, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा हाई टेम्परेचर, या इसको सनलाइट भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, ए बी मैंने सनलाइट डाला, एच न्यू, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना ए लेके चला जाएगा और बी एक लेके चला जाएगा। अब मेरे भाई पहली प्रॉपर्टी मैं आपको इसमें समझाने जा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई सिस्टम है और बी ऐसा कोई सिस्टम, अगर दो रेडिकल अलग अलग पड़े तो उनको अगर मैं पास लाऊंगा तो पास लाने से क्या होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में लिख लेना, two radicals can combine to form a covalent bond, two radicals can combine to form a covalent bond। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो ए और बी कोई सिस्टम है जिसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, अलग से कोई ऐसा एटम जिसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक फ्री रेडिकल अगर कोई सामने उसके कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो उसको भी किस में क्लीव कर देगा, होमोलिटिक क्लीव कर देगा। और याद रखिएगा ए और बी में से जो जिसकी साइज छोटी होगी वो क्या करेगा, सी रेडिकल उससे जाके क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। समझिएगा मेरे भाई ध्यान से, मैंने जैसा आपको बताया कि एक रेडिकल, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इसको कोई सामने कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा तो उसको तोड़ेगा तो क्या मेरे भाई बनेगा, ए रेडिकल बी रेडिकल। सपोज मैं कह रहा हूं कि ए रेडिकल जो बना उसकी साइज क्या है बेटा, छोटी है, अगर साइज छोटी है तो सी क्या करेगा, ए से अब क्या है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, सी रेडिकल ए रेडिकल आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना ले, जैसे ए सी बन गया और बी अलग निकल गया। तो ऐसी कंडीशन ये चलता रहेगा प्रोसेस। आगे चल के हम जब सीखेंगे तो जब मैकेनिज्म, डिटेल मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं कोई HCl लेता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, Br रेडिकल डाल दिया, तो Br रेडिकल क्या करेगा, HCl को तोड़ देगा, HCl H रेडिकल और Cl रेडिकल में। अब Br रेडिकल को देख रहा है कौन सा साइज में छोटा है, H रेडिकल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि H रेडिकल जितना साइज में छोटा होगा, साइज ऑफ एटम
डिक्रीजेस रिएक्टिविटी। कहते हैं ना छोटा बच्चा मोर रिएक्टिव, छोटा बच्चा ना इधर उधर हर जगह घूमता रहता है भाई, वो एकदम रिएक्टिव रहता है। तो वैसे इसकी एटम की साइज छोटी है, साइज छोटी तो ये क्या करेगा, Br रेडिकल के साथ जाके अपना बढ़िया कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, H और Br हो गया और Cl रेडिकल चुपचाप से क्या हो गया, निकल गया। ये सारे प्रोसेस चलते रहते, इक्विलिब्रियम में रहता है, चलता रहता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी में लिख लेना जो लाइन बोली थी कि टू रेडिकल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, और सेकेंड प्रॉपर्टी में लिख लेना अ रेडिकल कैन डू होमोलिसिस ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड कंबाइन टू दैट एटम विच इज स्मॉलर इन साइज टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी होती है ये फ्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी शो करते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा ये डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या है। जैसे ये है CH3CH2 रेडिकल मेरे भाई, क्या है CH3CH2 रेडिकल, और मैं यहाँ पे एक और CH3CH2 रेडिकल लिख रहा हूँ। तो पहला क्या बनने की पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों रेडिकल आपस में क्या करें, जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा C4, 4 कार्बन है, C4H10 बनेगा, क्या C4H10, नॉर्मली एल्केन बन जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा, अब प्लीज़ कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं, ये है CH2 और ये है मेरे भाई H, क्या है CH2H। ये रेडिकल को बगल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, तो ये रेडिकल क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को किस में तोड़िए, CH2 रेडिकल में और H रेडिकल में। जैसे इसको अब इस वाले रेडिकल को यहाँ पे H वाला रेडिकल दिखा तो ये इसके साथ जाके जुड़ गया, तो क्या बना मेरे भाई, ये बना CH3 और ये क्या हो जाएगा, CH2 को H मिल गया CH3, तो क्या बना, पहली पॉसिबिलिटी CH3 कंबाइन हो गए। अब ये दो रेडिकल बचा और ये दो रेडिकल मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनाने से क्या बना, इथीन। तो याद रखिएगा एक बार ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और एक बार रिडक्शन हो जा रहा है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड एक बार बन जा रहा है, एक बार सिग्मा बॉन्ड बन जा रहा है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शन। तो लिख लीजिएगा फ्री रेडिकल कैन शो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस आल्सो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, आगे चल के इनका हम डिटेल मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे कि कैसे सारे कंडीशंस कहाँ क्या कैसे लग जाए। जब हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो वहाँ हम सीखेंगे इनकी मैकेनिज्म के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जल्दी से इतनी कहानी लिखिएगा और उसके बाद हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या डालेंगे इस बार, होमोलिसिस हो गया, अब डालेंगे हेट्रोलिसिस। देखिए लेट नहीं करेंगे हम, जितना जल्दी हो सके हमको पहुंचना है SN1 SN2। बेसिक बातें लेकिन सीखते हुए भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ इतना जल्दी पढ़ें कि आपको समझ ही ना आए। आपको समझ आना पहली प्रायोरिटी रहेगी मेरी, कि आपको कितने आसानी से समझ में आए चीज़ें। जल्दी से हेडिंग अगली है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या डालेंगे हेडिंग, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिटिक या हेट्रोलिसिस लिख लीजिए। तो यहाँ पे A और B के बीच में कोई बॉन्ड है और मैं क्या कह रहा हूँ, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो B क्या कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेशन होगा B कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और A पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर ये सब कार्बन की स्टडी हम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इन सब पे A और B क्या होगा, एक्चुअली में कार्बन, तो इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन और इसको मेरे भाई क्या बोलेंगे, कार्बेनाइन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवाइडेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे जो जनरेट होगा वो क्या जनरेट हो रहा है, कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन। अब मेरे भाई कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये होगा, तो पहली चीज मैं बता देता हूँ सॉल्वेंट की बात, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। इन प्रेजेंस ऑफ, अभी पोलर सॉल्वेंट लिखेंगे क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट के बारे में। क्यों पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा 5 मिनट वेट करिएगा, इसके बारे में आपको जस्ट अगला ही टॉपिक है हमारा बताऊंगा। इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स इन हाइट, इन जनरली ये सारी भी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, इसमें भी ऐसा होता है। इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे भी क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, जैसे हमने देखा था ना, H रेडिकल Cl रेडिकल में भी टूट गया था। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं कह दूं H + Cl- पे भी टूट जाए, तो यहाँ क्या है, हेट्रोलिटिक। कैसी कंडीशंस होंगी वो आगे चल के आप सीखेंगे, कौन से कंडीशन में ये होगा, कौन से कंडीशन में वो होगा, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। बाकी हाँ, ये सारी कुछ इसमें देखो,
कब कहाँ क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ा जब आगे पहुंचेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आने लगेंगी बातें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेटेरोलिटिक, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेरे भाई, अब इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। जल्दी से हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैं इरेज करता हूँ, जल्दी से अगली हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। क्या हेडिंग डालना है आपको? टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो और दो तरीके के सॉल्वेंट पाए जाते हैं, एक होता है बेटा पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस ये होता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट का डायपोल मोमेंट कैसा होता है? 0 होता है। तो पहले लिख लो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इसमें डेफिनेशन लिखना चाहो तो जल्दी से लिख लो, आर दो सॉल्वेंट हुज डायपोल मोमेंट्स आर 0। क्या लिखेंगे? आर दो सॉल्वेंट हुज डायपोल मोमेंट आर 0। आर दो सॉल्वेंट हुज डायपोल मोमेंट आर 0। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन की स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना। फिर क्या हो गया हमारा? साइक्लोहेक्सेन, टॉल्वीन। ये सारे हमारे कैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे? कैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और एक और लिख लेना, हेक्सेन एसेट्रा। तो इन सब का डायपोल मोमेंट क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CCl4 है क्या ये? तो क्लोरीन मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस आई इफेक्ट तो हम पढ़े, तो ये इधर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इधर खींच रहा है, तो एक इधर खींच रहा है एक ऊपर खींच रहा है, तो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट कितना है मेरे भाई? 0। डायपोल मोमेंट 0 का मतलब ये कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो है पोलर सॉल्वेंट से, तो पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आर दो सॉल्वेंट हुज डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0। तो लिख लेना है यहाँ पे ब्रैकेट में, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, डायपोल मोमेंट जानते हो ना, बॉन्डिंग में आपने पढ़ रखा होगा, डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू 2d, Q इंटू 2d, है ना। तो पोलर सॉल्वेंट का डायपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन पोलर सॉल्वेंट भी ना मेरे भाई दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरीके के। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रोटिक का मतलब होता है जो H+ दे सके उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटिक, और जो H+ नहीं दे सकता वो हो जाएगा हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहली हेडिंग जल्दी से डालेंगे, अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक लिख लेना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो इसमें जल्दी से लिखो, आर दो सॉल्वेंट हुज डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, are those solvent whose dipole moment does not equal to 0. Also these solvent cannot give H+ ions. Also these solvent cannot give H+ ions. तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पोलर अप्रोटिक का। एग्जाम्पल में जल्दी से हेडिंग डाल लो, CH3, C डबल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं बेटा एसीटोन पहला। उसके बाद आता है DMSO। DMSO क्या होता है? CH3, S डबल बॉन्ड CH3। अगला आता है DMF, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड जानते हैं, एक कार्बन का माइड। यहाँ पे मैं क्या लगा दे रहा हूँ? CH3। तो क्या हो जाएगा? डाइमेथाइल। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। अगला होता है डाइमेथाइल DMA, डाइमेथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड जानते हैं? CH3CONS2। एसिटामाइड आपने शायद जानते होंगे, डाइमेथाइल, और सॉरी अपन थोड़ा सा डाइमेथाइल फॉर्मामाइड था ना, हाँ। तो डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, अगर आपने IUPAC पढ़ी होगी तो डाइमेथाइल का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन से मेथाइल जुड़ा रहा होगा, मेथाइल। और ये हो गया, तो इसको बोलते हैं DMF। DMA क्या होगा? डाइमेथाइल एसिटामाइड। तो एसिटामाइड क्या है? CH3C डबल बॉन्ड NMe। ये किसका एग्जाम्पल होगा? DMA। अगला आता है HMPA, हेक्सामेथाइल फॉस्फोरिक एसिड। हेक्सामेथाइल फॉस्फोरिक एसिड, अगर हेक्सामेथाइल फॉस्फोरिक एसिड की फॉस्फामाइड है, NMe2, N नाइट्रोजन से मेथाइल 2 जुड़ा है, इसका नाम होता है, लिख लेना, हेक्सामेथाइल फॉस्फामाइड। हेक्सामेथाइल क्या लिखेंगे बेटा? हेक्सामेथाइल फॉस्फामाइड। हेक्सामेथाइल फॉस्फामाइड, ये हो जाएगा
Me2। अब कुछ और भी एग्जाम्पल नंबर 6 है, जैसे मेरे भाई इसको बोलते हैं क्राउन ईथर। रुकिए मैं इधर लिख देता हूँ, क्राउन ईथर का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्राउन ईथर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कितना हो गया एटम, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 2 और रखना था, रुकना। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कितने एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 9 करने थे अपने को, तो यहाँ से अपन डायरेक्टली जोड़ देते हैं। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपन डायरेक्टली जोड़ दे रहे हैं। तो टोटल एटम कितने होंगे, 9। तो इसको बोला जाता है 9 क्राउन ईथर का मतलब क्या होता है बेटा, साइक्लिक ईथर को क्राउन ईथर बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीजन हो। तो ये हो जाएगा 9 क्राउन 3। 9 क्राउन 3। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, टोटल एटम कितने, 9। और ओह सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको अपन ऐसा कर लेना, ये डायरेक्टली है, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसा करना कि 3 ऑक्सीजन सेट कर रहे हैं, उनके बीच में CH2 आना चाहिए, बस डायरेक्टली लिंक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना, डायग्राम अच्छा बना लेना। और उसके बाद इसका नाम लिखने का क्या तरीका है, टोटल एटम 9, फिर आप लिखेंगे क्राउन, फिर कितने ऑक्सीजन एटम है लिख देंगे 3। तो ये हमारे किसके सारे एग्जाम्पल हो गए, पोलर अप्रोटिक के। अच्छा क्यों बोल रहे हैं अप्रोटिक, मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे हम पढ़ेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H+ दे सके। H+ कौन देता है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है वही क्या कर सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये अपना आयन H+ लूज कर सकते हैं वाटर के किसी जब कोई लेने वाला आएगा, एक्सेप्ट करने वाला आएगा, तो ये H+ लूज कर सकते हैं। तो ये पोलर प्रोटिक के में आ जाएंगे। और ये सारे इसमें से देखो कोई ऐसा नहीं हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो जो H+ लूज कर सकता है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अप्रोटिक सॉल्वेंट में आ जाएंगे। अब अपन बात करेंगे मेरे भाई किसकी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट आप सब समझ गए होंगे कौन सा है, वाटर। पानी पीते जाओ, जल पिए और मजा करिए। जल के साथ आप और कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जल के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ऐसे सॉल्वेंट जो क्या कर सकते हैं, H+ लूज कर सकते हैं और जिनका डायपोल मोमेंट भी 0 ना हो। फॉर एग्जाम्पल जल, H2O, और इसके साथ ही साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, एल्कोहल। आप बाकी तो समझदार हैं ही हैं। एल्कोहल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहाँ से एल्कोहल भी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, H+ लूज कर सकते हैं। H+ लूज कर सकते हैं तो मेरे भाई ये क्या है, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, पोलर प्रोटिक के। तो ये हो गया। और हेलोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी, ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि हेलोजन भी स्लाइटली एसिडिक होते हैं। तो ये सारे की सारे हमने किसकी बात की, सॉल्वेंट्स की बात की। और अगली क्लास में हम देखेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे सॉल्वेशन की जो कार्बोकेटायन और जो कार्बन आयन बन रहा है वो एक्चुअली में किस में ईजिली, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ईजिली सॉल्वेट होते हैं कि अप्रोटिक की नॉन पोलर और उसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच।